नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपके सामने अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है पानी के नीचे। ये टिहरी बांध बनने के बाद टिहरी जो पानी में डूब गई थी उसकी स्मृति को समर्पित है। पानी के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, कोई हाथ वहां से उभरता न था कि आप उसे थाम कर नीचे उतरें। पेड़ की शाखाएं किसी के बिखरे बाल लगते थे, उनमें काई फंसी थी। पानी में उतरकर आप किसी मकान की छत पर नहीं पहुंच सकते थे। वहां इतना पानी था कि लगता था कोई झील है। पानी के पहाड़ थे, उनकी चोटियों पर कोई और वक्त होता तो बर्फ रहती। अब फिसलन थी, उस पर चलना खतरनाक था। बंदर थे दो चार पानी के इस जंगल में कूदते फांदते। न जाने किस करामात के तहत गाय पानी में ऐसे जा रही थी जैसे वो कोई खेत हो चरने के लिए। कोई खेत मालिक न था आसपास जो दौड़ता भगाने उसे। बस 1 घंटा घर की सीधी लकीर पानी में खींची थी। गाय ने निर्भयता से उसे लांग लिया। कौन सी सीमा पार की, कौन सा भूगोल, कौन सा समय। यह छपाक की आवाज़ किसी के पानी में जाने की थी, या शायद स्मृति थी एक तैराक। दूसरी कविता का शीर्षक है दृश्य। एक सांप और एक कुत्ता लड़ते थे चौक के वीराने में। एक सुंदर स्त्री दूर से आती थी मेरे पास। ओबरे में बंधी थी कई साल पुरानी एक गाय। एक चूल्हे के पास बनी थीं कुछ आकृतियां पूर्वजों की। नदी से आती थी आवाज़, चलो चलो चलो। हवा ने नीले रंग की धोती का कोना छुआ। दूर पहाड़ी से खिलखिलाती उतरी लड़कियां भौचंग के मेहमानों को लिवा लाने के लिए। इस कविता का शीर्षक है सुबह। नदी की स्मृति से मैंने जलाई आग, पत्थर की स्मृति से उठाई रात, घास की स्मृति से हवा को छुआ, बचपन की बारिश में हुआ तरबतर, घर की स्मृति में पाया प्रकाश। नदी की स्मृति से मैंने जलाई आग, पत्थर की स्मृति से उठाई रात, घास की स्मृति से हवा को छुआ, बचपन की बारिश में हुआ तरबतर, घर की स्मृति में पाया प्रकाश। घास है मेरी रूह, फेडू का उदास पत्ता मेरी पीठ, दूर अंधेरे में टिमटिमाता एक तारा मेरी सुबह। इस कविता का शीर्षक है जोशीमठ के पहाड़। इतने सीधे खड़े रहते हैं कि अब गिरे कि तब गिरते नहीं, बर्फ गिरती है उन पर। अंधेरे में ये बर्फ नहीं दिखती, पहाड़ अपने से ऊंचे लगते हैं, डराते हैं, अपने पास बुलाते हैं। दिन में ऐसे दिखते हैं, कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा ध्यान में अचल बैठा है। कभी एक हाथी दिखता है, खड़ा हुआ रास्ता भूला हो जैसे, जोशीमठ में आकर अटक गया है। बर्फ के कपड़े पहने सुंदरी दिखती है पहाड़ों की नोकों पर, सुध-बुध खोकर चित्त लेटी हुई, कहीं गिर गई अगर। लोग कहते हैं दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएगी, बर्फ उड़ जाएगी, हड़बड़ा कर उठेगी सुंदरी, साधु का ध्यान टूट जाएगा, हाथी सहसा चल देगा अपने रास्ते। इस कविता का शीर्षक है शिनाख्त। पानी में उसकी परछाई नहीं दिखती, आवाज़ में वो झलकता नहीं, यहाँ तक कि कपड़ों में भी नहीं हैं उसके निशान। संगीत में उसे पहचान पाना मुश्किल है, पेंटिंग में उसका कोई रंग नहीं, कविता में लिखकर नहीं आता, फिर भी वो रहता तो है ही। आँख में वो कहीं ठिठका हुआ है, भाषा में कहीं बैठा है छिपकर, विचार में उसका कोहराम है, तब भी एक पत्ता तक नहीं हिलता, कहीं कुछ नहीं टूटता। हवा बहती रहती है, फूल प्रकट होता है, एक स्त्री चलती जाती है, उसके साथ चला जा रहा है, छूकर निकल जाएगा,
या उसी के साथ रहेगा दुख। इस कविता का शीर्षक है अलविदा। सब हो चुका, अंतिम विदाई के सारे दृश्य, धुआं और आंसू और आघात। रात ढल गई, दिन निकल चुका, निकल जाएंगे साल। सब हो चुका, अंतिम विदाई के सारे दृश्य, धुआं और आंसू और आघात। रात ढल गई, दिन निकल चुका, निकल जाएंगे साल। जैसे खून को ढके रहती है देह, कोहराम को ढक देगी अब एक ऐतिहासिक ऊब। धंसी रहेगी कभी न खत्म होने वाले ज्वर की तरह। वहां एक पर्दा होगा, दुनिया का सबसे छोटा पर्दा। उस पर कुछ गीलापन दिखेगा, कुछ पीलापन और शिनाख्त के निशान। सहसा उभर आएगा चेहरा, कहीं न जाने की जिद के अमूर्तन में बना रहेगा तुम्हारा वजूद, दुनिया के सबसे अच्छे पिता। ये कविता है कल्पना में यथार्थ। इसके तहत 3 उपशीर्षक हैं। पहला उपशीर्षक है उलझन। आवाज लगाता था खुले गले से बच्चा सड़क पर, यथार्थ यथार्थ। सुना तो मैं भी लगा देखने, दौड़कर निकल आया उसका दोस्त। इस नाम का कोई दोस्त तो नहीं मेरा, पर क्या पुकारने से मिल जाएगा मुझे अपना यथार्थ? अगर मिला और मेरा न हुआ तो फिर किसका होगा? अगर न कर पाया शिनाख्त, फिर रहेगा या गुम हो जाएगा यथार्थ। दूसरा उपशीर्षक है इसका हश्र। इन दिनों यथार्थ सारे घुल मिल गए अति यथार्थ के निर्माण में। इन दिनों यथार्थ सारे घुल मिल गए अति यथार्थों के निर्माण में। जैसे बहुमत में घुल मिल गए बहुत सारे बहुमत, संस्कृति घुल मिल गई है वर्चस्व में। तुम्हारे अपने यथार्थ का हश्र भी वहीं कहीं होगा, खून में या करहा में। तीसरा उपशीर्षक है इसका संघर्ष। बचा सको तो बचाओ कल्पना में यथार्थ को। नसों के लोहे में उलझा दो उस अमूर्तन का धागा जो जोड़ता है कविता को संगीत से और तुम्हें इंसानियत की लड़ाइयों से। तुम्हें न दिखे न सही, न पहचान सको न सही, फिर भी उसकी ज़रूरत बनी रहेगी। आतताई के सामने कायम रहेगा कल्पना का यथार्थ, जैसे दुःस्वप्न के सामने दर्शन राग का। इस कविता का शीर्षक है वायलिन पर 2 कविताएं हैं ये वायलिन पे, और ये फ़लस्तीनी कवि महमूद दरविश को समर्पित है। इसमें पहली कविता है एक एमेच्योर संगीतकार का वायलिन नामा। एक वायलिन ही दिखता है बार बार कहीं पर रखा हुआ, उसे बजाया नहीं गया है, कब उसे कोई उठाएगा? बहुत मन करता है कि उसे हाथ में लूं, फिर ज़रा टिकाऊं ठोड़ी से सही कोण ढूंढता हुआ अटपटेपन में, और ज़रा शर्माते हुए वो डंडी उठा लूं और रख दूं उसे वायलिन के तारों पर, जैसे किसी सोते हुए मनुष्य को जगाऊं धीरे धीरे। एक वायलिन बजाने का मन करता है, दुनिया का सबसे कोमल साज। कुछ कहने से अच्छा है वायलिन बजाना। बहुत कुछ जो कहने से रह गया आ जाए शायद वायलिन के तारों में। ठीक की जा सके गलतियाँ, अच्छी बातों की पुनरावृत्ति, नई बातों का आगाज़। वायलिन असल में इतना निकट है कि दूर तक जाता है उसका असर, सारे संदेश उसी के हैं। मुझे वायलिन बजाना नहीं आता, लेकिन मेरे दिल के करीब का साज तो वही है। न जाने कितनी बार सपने में बजा चुका हूँ वायलिन, निर्जन में किसी के पास भीड़ में चलता हुआ, खड़ा कहीं पर सोचता। किसी के हाथ में वायलिन देखता हूँ तो सहसा याद आता है एक चित्र, जिसमें बस बजाया ही जाने वाला है एक छोटा सा वायलिन। जब नदियाँ अपना पानी लेकर लौट जाती हैं, मैं उनके किनारों पर जाता हूँ, निकालता हूँ जैसे वायलिन। कांपने लगती है आवाज़ की आवृत्तियाँ, बज उठता है दिल का तार। अस्त व्यस्त लौटता हूँ, वायलिन को कमीज़ की जेब में रख कर एक कलम की तरह। दूसरी कविता इसी वायलिन शीर्षक के तहत है, इंतज़ार की सामर्थ्य।
एक वायलिन उठाओ, उसमें एक ऐसी धुन छेड़ो जो रास्ता बन जाए, जिस पर चलकर लोग आ जा सकें। एक वायलिन उठाओ, उसमें एक ऐसी धुन छेड़ो जो रास्ता बन जाए, जिस पर चलकर लोग आ जा सकें। धुन को रखो तार पर इस तरह जैसे पत्ते रहते हैं हवा में। एक ऐसा वायलिन बजाओ, दुनिया के सारे अच्छे लोग कुछ देर के लिए एक जगह आ जाएं, जैसे बारिश से बचने को एक जगह जमा हो जाते हैं। कुछ देर धुनों की भाप छोड़ें, लौट जाएं अपनी अपनी लड़ाइयों में। वायलिन अगर बजा सको तो इतनी देर तक बजाना कि थम जाएं बरबरों के हाथ जहां के तहां। इतना उस धुन को तीव्र बना दो कि दरक जाएं आताइयों के मंसूबे। बहुत थकान के बाद भी मत भूलना, वायलिन बजना ही चाहिए कुछ देर। सामर्थ्य मिलती है इंतजार को इससे। बहुत धन्यवाद।